साथ हैं तान्या जी। तो वीडियो ऑन करें। गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ जी सर, मैं सुन पा रही हूँ। हेलो। हाँ, अच्छा अच्छा good। तो आप अभी आपका हुआ नहीं क्या? नहीं सर, वो पिछली बार तो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था अब आपका कब है? सर। 7 मार्च को है अभी। अच्छा गुड गुड गुड। 7 आपका जुलाई। बीच में मैंने प्रिपेयर किया था आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, और मैंने मतलब मैं टू बी फ्रैंक मैं आपको अनऑफिशियली बता देता हूँ कि मैंने एक जब मैं मतलब था, तो मेरे एक जो ना स्टूडेंट को मैंने पूछा था, कोई जो मतलब अभी एसीटीओ है, मतलब कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, वो डिप्टी कमिश्नर है और अजमेर में पोस्टिंग है। श्रुति से पूछा था मैंने कि अब कुछ नए क्वेश्चंस इन दिनों में नए जो है ना अचीवमेंट क्या हुए हैं जो जीएसटी में है। तो उन्होंने कहा कि मैं आज तो मीटिंग है, मैं तैयार करके फिर आपको बताऊंगी। तो उसने उनको हम लोग ने जो है ना फाउंडेशन ट्रेनिंग करवाई थी मैंने। तो एनी हाउ, तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो है ना पहले से भी देखे थे। तो एक दो क्वेश्चंस आपके लिए रखता हूँ मैं जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी किन कारोबारियों को देनी होती है? दानिया जी, आपको कुछ पता है? सर जीएसटी जो है, जो अमाउंट ट्रेडर्स वाले। जिनका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, अगर हम्म, गुड्स में अगर वो कारोबार कर रहे हैं, और सर्विसेज में 20 लाख से अबव के वेरी गुड। टैक्स करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, जीएसटी की कितनी आप यूं कह सकते हैं स्टेप्स हैं, ये उनकी जो है जिसके बारे में आपका डिवीजन करते हो आप, मतलब जनरली आप डिवीजन करते हो? सर जीएसटी जो है वो तीन टाइप की होती है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। हम्म। जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग पे लगती है, और आईजीएसटी इंटर स्टेट ट्रेडिंग पे लगती अ, एक जीएसटी के बाद चुंगी की क्या पोजीशन रहती है? अभी कुछ जो है ना पहले नगर में चुंगी वसूल की जाती थी, जैसे टोल एरिया है, सारी जगह पर चुंगी का प्रोविजंस थे। तो वो चुंगी की अभी जो है ना इज एट प्रेजेंट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ चुंगी? है। सर अब फास्टैग हो गया है। अगर आप टोल नाके की बात करें तो फास्टैग हो गए हैं, और एक ई वे बिल का भी प्रावधान आया है, जिसमें कि अगर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, वो अपना मटेरियल जिसका अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, और अगर 50 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस में से ट्रांसपोर्ट करना है, तो ई वे बिल जनरेट करना होगा। अच्छा, एक एक जो है ना आपका जो है क्वेश्चन आपका उससे है, व्हाट डू यू से, बैंकिंग से, आपका प्लेस लिमिट के बारे में व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्लेस लिमिट? तो बेस लिमिट जो था वो पहले यूज होता था मेथड, जिससे कि जो बैंक्स हैं वो अपने फेवरेट कस्टमर्स को बहुत लो परसेंटेज पे, बहुत लो इंटरेस्ट परसेंटेज पे लोन्स ना दें। वो एक बेस लिमिट सेट की जाती थी। अभी MRCL सिस्टम चल रहा है, जिसमें जो आरबीआई है उसने इंटरेस्ट रेट को कनेक्ट कर दिया है सीआरआर और एसएलआर के इंटरेस्ट रेट से। तो अब बैंक्स अपनी मर्जी से बेस रेट नहीं फिक्स कर सकते। अच्छा, क्रेडिट और डेबिट के बारे में आप जीएसटी से भी इसका कैलकुलेट कर सकते हो क्या? व्हाट इज जो है ना मतलब क्रेडिट एंड डेबिट अबाउट जीएसटी? सर मैं क्वेश्चन प्रॉपरली समझी नहीं, सॉरी आप। हाँ, एक्चुअली क्या क्रेडिट एंड डेबिट तो वर्ड जो है ना आपके बैंकिंग में जो है ना वो यूज होता है, लेकिन आपके क्रेडिट एंड डेबिट वर्ड आपके जीएसटी में भी यूज होता है। सर इनपुट क्रेडिट, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज होता है जीएसटी में, टर्म है। इसमें हम ये
टैक्स पेयर को फायदा मिलता है जब उसने इनपुट पे कोई टैक्स दिया होता है, तो उसे वो टैक्स रिड्यूस करके उसे देना पड़ता है अगर आगे फाइनल जो वो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है उससे। वेरी गुड। अच्छा, एक बैंक की क्रेडिट खाता धारक के अकाउंट में, सॉरी सॉरी सॉरी, एक क्वेश्चन है कि क्रिएशन इज ए सेक्रीफाइस, एक वर्ड है, क्रिएशन इज सेक्रीफाइस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वर्ड क्रिएशन? यू आर हियरिंग? यस सर। सर इसका मतलब जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। जैसे कि एक नेशन बिल्डिंग अगर हम करना चाहते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं अपनी कंट्री के लिए, तो हमें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारे लेबर का सैक्रिफाइस हुआ, हमारी जो इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इन सब का सैक्रिफाइस करके हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड कर सकते हैं। और पब्लिक सर्विस में भी ये प्रिंसिपल बिल्कुल अच्छी तरीके से अप्लाई होता है, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट जो होता है वो पब्लिक सर्वेंट होता है और उसे अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते हुए कई सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं अपने टाइम का, अपने पर्सनल टाइम का, या कभी अपने सेफ्टी का भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लेकिन वो फाइनली जाके एक अच्छा नेशन क्रिएट करता है। अच्छा, एक एक्सक्यूज में आपको आउट ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, आपका अभी आईएएस के लिए आप यू आर एलिजिबल और नॉट? यस सर, आई एम एलिजिबल। हैं? यस सर, आई एम एलिजिबल। आई एम Then why you एलिजिबल are not appearing for IAS? सर। एक्चुअली आई okay sir, sir, for UPSC I have tried in 2017, but after that I have focused on RS only and got the job in bank and consecutively in Central Excise Department. So right now I am focusing on RS. Then you are now you have to think over it. This is the question. ये जो creation is sacrifice, ये क्वेश्चन मतलब फिलोसॉफिकल तो है ही है, ये वेदों से लिया गया है एक्चुअली। वेद का वर्ड है ये। वेद मीन्स यू कह सकते हैं कि यज्ञ, यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस। एक वर्ड आता है यज्ञ, उसमें जो ऋग्वेद में है ये वर्ड, कि उसमें उसकी व्याख्या एक जो है ना बुक है, वो उसमें जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ने उसको डिजिटलाइज किया था, और बाय द वो बुक हमारे पास जो है ना मतलब डिजिटली मेरे पास आ गई थी, तो मैंने उसको वो करवाया था, और उसमें मैंने देखा था ये बहुत, मैंने कहा था ये एक अच्छे स्कॉलर से इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये मैं जो है ना आपके जब अपना पहला जो वो आया था इन्फॉर्मेशन कि आप आने वाली हैं इंटरव्यू के लिए, तो मैंने सोचा था कि ये आपके लिए आपका जो है थीम जो है ना, मुझे आपके फीडबैक के लिए ये वर्ड मैंने आपको यूज किया था। तो आपने आपका यू आर वेरी गुड, आपका जो है मतलब मुझे नॉलेज बहुत अच्छा लगा। अब यू शुड ट्राई फॉर दिस, यू शुड ट्राई कि उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए, नॉट ओनली फॉर RS, यू हैव टू ट्राई फॉर दैट। एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, HSN। HSN ये वर्ड का क्या मतलब है, इसका कुछ ध्यान है क्या आपको? HSN हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नंबरिंग है, जिसमें कि प्रोडक्ट को एक स्पेशल यूनिक नंबर दिया जाता है जिससे कि उनकी पहचान की जा सके इंटरनेशनल ट्रेड करते हुए भी। वेरी गुड, वेरी गुड। 1.5 करोड़ रुपए तक के HSN नंबर को क्या लिखना जरूरी समझते हैं आप? सॉरी, इसका मुझे आइडिया नहीं है 1.5 करोड़ वाले का। अच्छा अच्छा, तो ये एक्चुअली क्या है कि ये जो है ना उसका ही एक जवाब है, मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, पर ये उसी का जवाब है कि 1.5 करोड़ रुपए तक के SN के लिए जरूर HSN के लिए लिखना जरूरी हो। इनकम टैक्स के रिफंड के किससे मिलता है? और यूं कह सकते हैं कि वो अगर जैसे किसी ने इनकम टैक्स पेमेंट कर दिया है,
तो इनकम से जो है ना वापस डिपार्टमेंट वो उसको रिटर्न करता है, तो किसको करेगा? एक जनरल बहुत किसी क्वेश्चन है ये। सर जो रिफंड है, जो टैक्स पेयर है जिसने हम्म। एक्सेस में टैक्स भरा है, या फिर कोई रेट्रोस्पेक्टिव लॉ अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से उनका जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाता है, तो उन्हें रिफंड मिल सकता है। वेरी गुड। एक एनपीए की कैलकुलेशन को आप किस तरह से करते हैं बैंक में? सर एनपीए जो है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं, जिसमें अगर जो लोन है या तो उसका प्रिंसिपल या उसका इंटरेस्ट या बोथ अगर 90 डेज तक नहीं चुकाया जाए फ्रॉम द ड्यू डेट, तो वो एनपीए हो जाता है, और उसकी कैलकुलेशन में हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी लगाई जाती है। वेरी गुड। एक दो क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा मैं। एक क्वेश्चन तो यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग से आप क्या समझते हो, और इन दोनों में इसका जीएसटी से क्या संबंध है? मतलब सर मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो टैक्स पेयर हैं वो अपना जो ब्लैक मनी है वो विदेशों में भेजते हैं, जिससे कि वो पैसे उनके उन पैसों पे उन्हें टैक्स ना देना पड़े, और उनकी जो सेविंग्स है वो फॉरेन कंट्रीज में सेव्ड रहे। उसको कैसे रोकना चाहेंगे आप? हाउ यू विल जो है इसको कंट्रोल इट? तो मनी लॉन्ड्रिंग कई तरीकों से रोकी जा सकती है। जैसे कि सबसे पहला तो स्टेप यही है कि सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन किए जाएं, जिससे कि वो सरकार की नज़र में रहें। दूसरा, इसमें जो रेगुलर रिटर्न्स हैं उनको हमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उन पे नज़र रखनी चाहिए, मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग जो ग्रुप्स हैं, जो कार्टल्स हैं, उनको पकड़ने के लिए इंटेलिजेंस जैसे ही मिले उस पर एक्टिवली एक्ट करना चाहिए। वेरी गुड। एक क्वेश्चन मैं आउट ऑफ जो है दिस पूछूंगा कि आप जैसे अगर सेंट्रल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन होता है, इफ यू आर ट्राई फॉर दैट, आईएएस के लिए अगर आप ट्राई करते हैं, तो आप कंट्रीब्यूट देश को क्या करना चाहेंगे, जो आपको मानते हैं कि जो बहुत जरूरी है ऐसा करना, मतलब देश के लिए? सर जो देश में है दो जो मुझे ऐसे लगते हैं फैक्टर्स जिसके लिए मैं काम करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहूँगी, क्योंकि जो सोसाइटी है उसका 50% हिस्सा अगर सप्रेस्ड है तो वो ग्रो नहीं कर सकता। दूसरा, मैं अनएम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना चाहूँगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा देश के युवा अच्छी नौकरी पाकर एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में अपना जीवन व्यतीत करें। नहीं, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये तो आपका जो है जवाब यूं कह सकते हैं कि ये एक नॉर्मल टाइप का है। एवरीबडी विल से कि ये करना चाहूंगी। एक आई वांट दिस थिंग कि आप कुछ नया, जिसके लिए कि मतलब अभी जो बहुत अनिवार्य है एक तरह से देश के लिए, कि इसके बिना मतलब हम जो है ना ये बहुत बड़ी जो है ना चैलेंजिंग हुआ, जैसे अभी मोदी जी कर रहे हैं ना कुछ कुछ नया, जो है ना हर चीज को नया ढंग से आप करना चाहें, तो वो उसके लिए व्हाट डू यू थिंक? आप सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं, देन व्हाट विल यू डू जो है ना फॉर ये करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो है ना आपके प्रिंसिपल जो है ना सेक्रेटरी के रूप में आप जो है ना आगे आपके जो है ना जो हायरार्की को या मंत्री जी को या पीएम को पहुंचाएंगे उसको। सर अभी फिलहाल देश एक बहुत बड़ी चैलेंज से गुजर रहा है, जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो सबसे बड़ी कमी है फंडिंग की। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सिविल राइट सोसाइटीज और एनजीओज को के एग्रीगेट हम बना सकते हैं, जिससे कि वो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी वो कंट्रीब्यूट करें। ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेट फंड जो है वो भी डाइवर्ट किए जा सकते हैं। बजट में हेल्थ का जो पोर्शन है वो बढ़ाया जा सकता है, जो कि अभी मात्र 2% है। और जो स्टेट्स हैं उनको जो एक कॉम्पिटिटिव रैंकिंग है उस बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस एनालाइज की जा सकती है कि वो कितना हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा तानिया जी, आपका सॉरी मैं दोबारा रिपीट पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, कब है आपको इंटरव्यू? 7 जुलाई।
7 जुलाई को है, तो काफी दूर है अभी सर तो आप क्यों नहीं जो है ना अब आगे से ये जो है ना, आप तो स्टडी आपकी तो मतलब बहुत अच्छी है, एंड मैं आप आई विश फॉर द बेस्ट कि आप जो है ना कुछ जो है ना आईएएस के लिए भी तैयारी करना। मैं आपको पर्सनली आई एम थिंकिंग कि आपका नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, एक अनऑफिशियल एक रिक्वेस्ट और है कि आप जो ना उस दिन फर्स्ट टाइम आपने जो क्लोथिंग्स का आपने जो था ना वही आप पहनना, व्हाइट जो थोड़ा सा तो वेस्ट है। हेलो, हाँ, तो उस दिन जो है ना यो आप उस दिन लाइट पिंक आपने पहना रहा था ना पहले फर्स्ट डे, तो दैट विल बी ज्यादा जो है ना उसको आपको व्यक्ति पर्सनालिटी पर इम्प्रेशन जो है ना अच्छा आएगा। आई विश फॉर द बेस्ट। ये बहुत अच्छा नॉलेज है आपका। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक अगेन, आई विश फॉर द बेस्ट। हाँ राजेश सर। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सुन पा रहे हैं? हाँ सर। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अच्छा। तान्या जी, हाँ जी सर। तान्या जी आप जयपुर से हैं, जी सर। लेकिन आपका अधिकतर समय राजस्थान से बाहर ही गुजरा है शायद। सर जॉब एक्सपीरियंस तो हाँ बाहर रहा है, कोइंसिडेंटली महाराष्ट्र में रहा है। चलिए हम जयपुर के बारे में कुछ बात करेंगे। हाँ जी सर। जयपुर से जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके नाम बताइए। सर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी जयपुर को ही अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की तरह चुना गया है। और यहाँ पे हेरिटेज साइट्स हैं, आमेर फोर्ट है, हवा महल है, जंतर मंतर है, और नाहरगढ़ फोर्ट है, और यूनेस्को साइट्स में दैट्स इट। अभी मुझे इतना ही ध्यान आ रहा है। देखिए मैं रिव्यू करते वक्त इसको आपको बताऊंगा इसका आंसर। अच्छा, आपने अभी जंतर मंतर का नाम लिया, बताइए इसके बारे में क्या जानते हैं। सर जंतर मंतर सवाई जयसिंह टू ने बनवाया था। ये जो है जंतर मंतर एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑब्जर्वेटरी है, जो कि बनाई गई थी लोकल टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, और जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उनकी पोजीशन को देखने के लिए। जंतर मंतर जो 4 जंतर मंतर स्टैब्लिश किए गए हैं, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, दिल्ली और जयपुर, 5 जंतर मंतर हैं। और इसमें कई आकर्षक यंत्र लगे हैं, जैसे कि सम्राट यंत्र है। सम्राट यंत्र में जो है वो टाइम नापा जाता है 20 सेकेंड्स की एक्यूरेसी के साथ। और सर जंतर मंतर यूनेस्को हेरिटेज साइट है, और जयपुर की जो जंतर मंतर है वो लार्जेस्ट जंतर मंतर है 5 जंतर मंतर में से। अच्छा, मुझे बताइए, एक शासक था आपके जयपुर का जिसने अंग्रेजों की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। सर अभी सॉरी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था जयपुर से, यस सर। इसके तो बारे में क्या बताएं? जेंटलमैन एग्रीमेंट श्री शास्त्री जी और अ, इस्माइल जी के बीच हुआ था। जो इस्माइल जी थे वो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने इस एग्रीमेंट में ये तय किया था कि जयपुर प्रजामंडल आंदोलन में जो जयपुर प्रजामंडल है वो नॉन कोऑपरेशन क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्ट नहीं लेगा, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी। और ये जो है
जयपुर प्रजामंडल, so that's it. That's it. चलिए कोई बात नहीं। बहुत अच्छा बताया आपने। एक तो मुझे ये बताइए, विद्याधर भट्टाचार्य का जो नाम जुड़ा है जयपुर से, ऐसा उन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से नाम जुड़ा हो? सर, श्री विद्याधर भट्टाचार्य जी आधुनिक जयपुर के आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने जयपुर का वास्तुशास्त्र के बेसिस पे पूरा आर्किटेक्चर तैयार किया था। टोटल कितने हिस्सों में बांटा था इन्होंने जयपुर? सर, इन्होंने 9 भागों में बांटा था जयपुर को। अच्छा, 9 में से भी डिवाइड किया था क्या? हाँ जी सर, एक जो भाग था वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए रखा गया था, जो जहाँ पे ऑफिशियल काम होंगे, और एक बिल्डिंग जो रखी गई थी वो जो पैलेसेस हैं या फिर जो राजा का रेजिडेंस है उसके लिए रखा गया था। बाकी के ब्लॉक्स जो थे वो पब्लिक के लिए रखे गए थे। अच्छा, ये जो भट्टाचार्य जी थे, इन्होंने कुछ बुक्स पढ़ी थी जो यूरोपियंस थे उनकी, वो 2 बुक्स बता सकती हैं आप मुझे? सॉरी, राइटर के नेम बता दें। जेवियर डी सिल्वा थे, पोर्चुगीज आर्किटेक्ट। उनका भी कहीं ना कहीं योगदान था। मुझे ये श्योरिटी नहीं है कि उनकी बुक्स पढ़ के उन्होंने डेवलप किया था जयपुर को। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, कराटे आपने सीख रखा है, हाँ जी सर। क्या सोच थी इसके पीछे? सर, सबसे पहले तो मुझे अपनी फिटनेस के लिए एक स्पोर्ट्स ज्वाइन करने का मन था, तो मैंने कराटे ज्वाइन किया था। और दूसरा सर, सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। तो इन 2 कारणों की वजह से मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि आपने कराटे सीख रखा है? सर, मैं फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देती हूँ। मैं रोज ही एक्सरसाइज करती हूँ, और कराटे की वजह से कहीं ना कहीं मेरा स्टडीज पे भी फोकस काफी बढ़ा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, मरियम उज्जमानी कौन थी? सर, मरियम उज्जमानी जो थी वो अ, अकबर की पहली पत्नी थी, पहली रानी थी। और उनकी शादी यहाँ भगवान दास राजा थे, उन्होंने अकबर से के साथ संधि करके करवाई। अच्छा, बहारमल थे या भगवान दास थे? हाँ जी सर, सॉरी, भारमल थे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। चलिए रिव्यू कर लेते हैं। तान्या जी, आपका व्यक्तित्व देखें तो बहुत शांत और अच्छा नॉलेज है, क्षेत्रीय ज्ञान अच्छा है। एक दो चीजें हैं, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 3 ही जगह है वहाँ, जंतर मंतर है, आमेर फोर्ट है, और जयपुर का जो पटकोटा है। बिल्कुल। और फर्स्ट था जंतर मंतर, ठीक है। आपको पूछ लिया जाए पहली जगह कौन सी थी, तो पहले जंतर मंतर था। और आप इंजीनियरिंग आपने शायद, हाँ, बीटेक किया है आपने, ये तो सब यहाँ से कुछ गिने चुने क्वेश्चंस थे, वो इंजीनियरिंग से जोड़ के भी देख सकते हैं आप उनको, मैथ्स से भी जोड़ सकते हैं। एक खगोल शास्त्र है, उसमें जंतर मंतर का बहुत बड़ा रोल, ठीक है। और आपने जो यंत्रों के नाम बताए उनका क्या काम है, ठीक है। ये भी, और भट्टाचार्य जी वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपकी बायोडेटा से। और ये मरियम उज्जमानी का आप नाम बताएं, हरकाबाई। हरखा भाई। इनका मूल नाम हरकाबाई था, और जहांगीर की माता, ठीक है। इनके अन्य नाम पूछे जाए तो मानमती या शाहीबाई भी इनको कहा जाता था। एक आपके ये क्वेश्चन था, जेंटलमैन एग्रीमेंट, आपने सही बताया इसमें। और ये जयपुर को कितने भागों में बांटा गया? 9 खंडों में बांटा गया था, बिल्कुल सही बताया आपने। और 2 जो खगोल शास्त्री थे जिनका अध्ययन किया था भट्टाचार्य जी ने, टॉलेमी और यूक्लिड, ठीक है। यूक्लिड की जो
थी। इसके अलावा जयसिंह कारी का एक बुक थी, हाँ जी सर। उसका भी अध्ययन किया था। ये कुछ सामान्य से क्वेश्चंस थे। एक आप नहीं बता पाए थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था, तो सवाई मान सिंह जो थे वो लड़े थे सेकेंड। ये कुछ सामान्य से प्रश्न थे आपके जयपुर के नॉलेज को जांचने की। आप एवरेज से अबव उसको मान सकती, कुछ सामान्य जानकारियां हैं, ये फैक्चुअल जानकारियां नहीं हो तो भी कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। आप ऑल ओवर राजस्थान को कवर करें, क्योंकि एक आपके इतना रह सकता है कि आपने ये अपना जॉब लगभग राजस्थान से बाहर किया है, तो आपके जो जॉब प्रोफाइल को लेकर ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं, या जयपुर के बारे में ज्यादा से ज्यादा, या आपके सब्जेक्ट्स के बारे में। फिर भी आप एक बार राजस्थान को कवर करें, राजस्थान का जो कॉमन नॉलेज है वो एक बार देख लो पूरी सतीश पे। बाकी अच्छा प्रदर्शन है आपका, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी सर। जी तानिया जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। व्हाइट आपका फेवरेट कलर तो नहीं है क्या? नहीं सर, अभी क्या पुणे में थोड़े कम कपड़े हैं तो इस वजह से। बाकी मैं साड़ी पहनने का ही सोच रही हूँ, तो वो का कलर वाइट नेक्स्ट, नहीं है। आप इंटरव्यू में साड़ी में रहेंगे? हाँ जी सर, अभी मुझे एक टाइम नहीं मिल पाया पहनने का तो। फिर एक मॉक भी आप साड़ी में देने का प्रयास करें। हाँ जी सर, नेक्स्ट मॉक ऐसा मैं एक, साड़ी में हाँ, देती हूँ। एक प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। जी सर। चलिए शुरुआत करते हैं मिल्खा सिंह से। जी सर। मिल्खा सिंह की डेथ हुई है, यस सर। बताएं इनके बारे में। सर मिल्खा सिंह जी इंडिया के बहुत ही फेमस एथलीट रहे हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को गोल्ड दिलाया था। अब तो ईयर मुझे अभी ध्यान नहीं है। क्या इन्होंने ओलंपिक में भी भाग लिया था? हाँ जी सर, ओलंपिक में भाग लिया था, लेकिन ये मेडल नहीं जीत पाए थे। कौन सा ओलंपिक था वो? सर डेट इसकी भी अभी मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। मिल्खा सिंह के बारे में कम से कम 10 फैक्ट आपको रेडी करनी चाहिए। ओके सर। जन्म कहाँ हुआ बताएं, जन्म कहाँ हुआ इनका? सर ये पंजाब से हैं। मिल्खा सिंह जी जो इंडिपेंडेंस से पहले हुए हैं, और इंडिपेंडेंस से पहले जो पंजाब था वहाँ इनका जन्म हुआ है। पाकिस्तान में। हाँ जी सर, पाकिस्तान। तो इन पे एक फिल्म भी बनी है मिल्खा सिंह जी, हाँ जी सर, कौन सी भाग है? मिल्खा भाग। किसने बनाई है, डायरेक्टर कौन थे उसके? सर डायरेक्टर का अभी आइडिया नहीं है मुझे, सॉरी। ध्यान रखें आपकी। हाँ जी। इन्होंने एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में जो पदक प्राप्त किए, अभी हम बात करेंगे इस पे। अच्छा, एक ये वर्ड है गार्जियन मिनिस्टर, ये आपने सुना है? गार्जियन मिनिस्टर। इस गार्जियन मिनिस्टर्स जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं श्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा असम गुड, में। राइट। असम में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स, उन्हें पर्टिकुलर मिनिस्टर्स को दिया गया है, जिससे कि वो वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकें, और वो ही अकाउंटेबल हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए। राइट आंसर। अच्छा, ये सेव लक्षद्वीप कैंपेन, यस सर। ये क्या है? सर लक्षद्वीप में अभी जो नए एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, उन्होंने लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटीज एक्ट निकाला है, जिसके अंडर ये प्रोविजन है कि जो इंडिजिनस पीपल हैं उनके लैंड को गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क्स के लिए यूज कर सकती है, जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उस कैंपेन का नाम सेव लक्षद्वीप है। राइट आंसर। कौन है न्यू एडमिनिस्ट्रेटर, कौन है वहाँ के? सर न्यू एडमिनिस्ट्रेटर सर सर अभी ध्यान नहीं कर पा रही मैं नाम। गुजरात से हैं वो। प्रफुल्ल पटेल है। प्रफुल्ल पटेल, यस सर। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक टूल किट डिस्प्यूट हुआ है अभी, टूल किट विवाद। टूल किट, यस सर। ट्विटर
ये सर ट्विटर के साथ हुआ है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विवाद। सर ये ब्लू टेक को लेकर है, वेंकैया नायडू जी हैं उनके। ना वो अलग है। सर अभी मैं ध्यान नहीं कर पा रही, सॉरी। एक अभी कुछ दिन पहले सन हॉलो इफेक्ट, यस सर। सन हॉलो इफेक्ट नजर आया था, क्या था वो? तो बैंगलोर में देखा गया था ये हॉलो Right. इफेक्ट। इसमें सर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब सन की रेज क्लाउड से टकराती हैं तो रिफ्रैक्शन के कारण वहाँ 7 कलर्स का एक गोला सा बन जाता है सन को ऐसा तो नहीं है, काउंट करते वो तो हुए। आप उसका बता रहे हो, इंद्रधनुष का। सर ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, जो सनलाइट है वो। राइट आंसर, आधा आंसर राइट है। सर ये हॉलो टाइप इफेक्ट आता है, जो जैसे कि जो हमारे भगवान की तस्वीर में पीछे हॉलो बनता है, राइट वैसे ही एक इफेक्ट आता है रिफ्रैक्शन की हाँ। वजह से सनलाइट से। आप बता पाएंगे कौन से बादल हैं और जिनके कारण ये विच टाइप ऑफ क्लाउड्स जो इस प्रकार का इफेक्ट क्रिएट? सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं गेस करना चाहूंगी। करिए। निम्बो सिरस करके होते हैं, जो एकदम ऊपर जो क्लाउड्स होते हैं। क्या नाम बताया आपने? निम्बो सिरस शायद नाम है उन क्लाउड्स का। चलिए अभी रिव्यू में बात करते हैं। हाँ जी। तो ये ट्विटर का जो ये जो सोशल मीडियाज हैं, जो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब से आर्टिकल 70 सेक्शन 79 के तहत एक जो स्टेटस था, इंटरमीडिएरी स्टेटस, हाँ जी सर। ये गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है। जी सर। ये इस वजह से हुआ था क्योंकि आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त नहीं किया था। और एक ये भी मुद्दा था कि गवर्नमेंट ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये कहा था कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है उसका उसको उसका नाम बताया जाए गवर्नमेंट को, इन केस उन्हें ऐसा लगता है कि कोई पोस्ट जो है वो इंडिया की सिक्योरिटी को डेंजर में डाल सकती है। तो उस सिलसिले में फर्स्ट ओरिजिनेटर का नाम बताया जाना चाहिए, पर ट्विटर ने ये बात नहीं मानी थी, इस वजह से उनका ये स्टेटस दिया गया। इसमें एक प्रोटेक्शन दिया गया था इनको। यस सर। अब वो प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। वो प्रोटेक्शन क्या था? सर प्रोटेक्शन ये था कि कोई भी पोस्ट होती है या कोई भी मैसेज होता है जो कि आपत्तिजनक पाया जाता है, तो उसपे इंटरमीडिएरी स्टेटस वाले को पार्टी नहीं बनाया जाएगा, उसे गिल्टी नहीं माना जाएगा। वेरी गुड। देखें, रिव्यू कर लेते हैं तानिया जी। एज एवर आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं पिछली बार की तरह। पिछली बार से थोड़ा नॉलेज लेवल और अच्छा है इस बार, और आई होप कि थोड़ा सा और डीप में जाएं आप मुद्दों के। वैसे उत्तर अच्छे हैं आपके, जैसे गार्जियन मिनिस्टर का उत्तर आपका बहुत अच्छा है। लोग इसको भूल चुके हैं पर आपने उत्तर दिया है इसका। और जो लक्षद्वीप वाला भी बढ़िया आंसर है। टूल किट विवाद कांग्रेस के द्वारा एक पॉइंट ऑफ चार्ट है एक, जिसमें बीजेपी पर कुछ आरोप लगाए गए। ट्विटर पूछा गया कि उसका सोर्स कौन है, तो ट्विटर ने बताने से मना कर दिया। ने ऑब्जेक्ट किया इस मुद्दे पर कि हमको बदनाम करने की साजिश है। ये टूल है, ये उपकरण है जिससे बीजेपी का प्रेस्टीज को कम करने का ट्राई किया जा रहा है। तो वो टूल किट डिस्प्यूट था। सन हॉलो इफेक्ट है, ये 22 डिग्री पर एक सर्कुलर हॉलो इफेक्ट है। 22 डिग्री है ये। 7000 मीटर की ऊंचाई पर जो साइरस क्लाउड्स होते हैं, बर्फीले बादल होते हैं, बर्फ होता है उनमें। तो जब सूर्य की किरण उनसे टकराती है तो उसको वो 22 डिग्री मोड़ देता है। तो इसी कारण से सूर्य के चारों ओर एक वो ओजस्वी मंडल नजर आता है, ओजस मंडल नजर आता है, हॉलो इफेक्ट नजर आता है। उसी को ये बताया गया है। और मिल्खा सिंह का आप ध्यान रखें, पद्मश्री मिल चुका है। इनका जन्म पंजाब के
फैसलाबाद में हुआ था पाकिस्तान में, बाद में भारत आ गए और इनको फ्लाइंग सिख की उपाधि भी पाकिस्तान में मिली थी। और वो राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने ये फिल्म बनाई है, भाग मिल्खा भाग। और इसके जो हीरो थे उनका नाम आप, मुझे लगता है याद होगा। हाँ जी सर, फरहान अख्तर। हाँ, फरहान इसके हीरो थे। उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की थी इस फिल्म के लिए। और इनको 1958 के कॉमनवेल्थ में 2 गोल्ड मेडल मिले थे और एशियन गेम्स इन्होंने 4 गोल्ड मेडल लिए हैं टोटल, जो 2 टोक्यो एशियन गेम्स में और 2 इनके जकार्ता एशियन गेम्स में। जो ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा है उसमें गोल्ड जीतने वाले ये प्रथम भारतीय हैं। इस प्रकार इनके जो 6-7 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको एक बार आप रिवाइज कर लें उनको। इंटरमीडिएटरी दर्जे का आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। इनको जो एक मीडिएटर का जो दर्जा था, एक प्रोटेक्शन था कि आप तो एक पोस्टमैन हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, कोई व्यक्ति पोस्ट कर रहा है, आप उसको पहुंचा रहे हो। अब ये कहा जा रहा है कि अगर आप सोर्स नहीं बता पाए तो आपको गलत माना जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। अभी ऐसा एक केस हो चुका है जिसमें ट्विटर पर मुकदमा किया गया। ओवरऑल अच्छा है, बढ़िया है। लगभग आपका परफॉर्मेंस पिछली बार से अच्छा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वेलकम।